गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का बचा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। कुछ टेक्निकल रीजन से कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आज मैं उसे करने जा रहा हूँ। यार बच्चों, मैंने आपको फील्ड एंड पोटेंशियल के बहुत सारे केस पढ़ाए, अच्छे से समझाएं, फिर भी कुछ बचा हुआ है, उसे आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। आप रियलाइज़ करोगे कि आपको मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स के जितने भी एपिसोड्स अपलोड करे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। जब वो सब अपडेट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उनको मैथमेटिकल पार्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसमें किसी टीचर का कोई कसूर नहीं होता। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको फीस समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ऐसा फील होने लगेगा कि टीचर में कोई कमी है, मगर ऐसा है नहीं। आप पहले फिजिकल मैथमेटिक्स के सभी एपिसोड्स अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए, फिर इस चैप्टर पे आइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको आज बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट कराने जा रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा की तरह सीरियस रहिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा और वीडियो पे फोकस्ड रहिएगा, तो आपको बातें समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों डायग्राम देखो। इस डायग्राम में एक छोटी सी लाइन ऑफ चार्ज है, इसको बोला गया फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे यूनिफॉर्म है। हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दैट इज डी क्यू बाई डी एल इसकी पूरी लेंथ में कांस्टेंट है। एक पॉइंट पी है राइट साइड में, जिसका इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। पी को टर्मिनल से ज्वाइन किया, सो लोअर टर्मिनल पे बनने वाला एंगल थीटा 1 है और अपर टर्मिनल पे बनने वाला एंगल थीटा 2 है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने राइटवर्ड को एक्स एक्सिस डिफाइन किया, डाउनवर्ड को वाई एक्सिस डिफाइन किया। बच्चों यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन गेस करो। अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की तरह एक हाइपोथेसिस लगाएं, सेंटर ऑफ चार्ज, तो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का एक सेंटर होगा जो मिड पॉइंट पे होना चाहिए। वैसे ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है समझाने का, ये बहुत ट्रस्टेड मेथड नहीं है, आप इसको सीरियसली मत लेना। एग्जैक्टली मिड पॉइंट इसका सेंटर ऑफ चार्ज होगा। अगर मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम करूं कि इस लाइन का टोटल चार्ज यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, तो अप्रॉक्सीमेटली कूलॉम्स लॉ की हाइपोथेसिस लगा दूं, तो उस कंसनट्रेटेड चार्ज की वजह से अगर यहाँ पे +1 रख दिया जाए, आई मीन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो सेंट्रल चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्लाइन डाउनवर्ड आएगा बच्चों, तो इसका एक्स कंपोनेंट राइटवर्ड जाएगा और वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा। तो ये समझाने का एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये बहुत ही एग्जैक्ट मेथड नहीं है, इस पर रिलाई मत करना, लेकिन फिर भी डायरेक्शन समझने का ये एक आसान सा अप्रॉक्सीमेट मेथड है। मैं आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के दो फार्मूले सिखाने जा रहा हूँ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर गिवन है, थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर गिवन है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो। बच्चों कैलकुलस मेथड से डिराइव होगा, तो डिराइव करने पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर cos theta 1 plus cos theta 2 and y component Ty lambda upon 4 pi epsilon naught r sin theta 1 minus sin theta 2। जरूरत पड़ने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ये बच्चों पैरेललोग्राम ला यूज़ करोगे तो फार्मूला बनेगा, यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हो। उसी पॉइंट पी पर जब हम लोग पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करेंगे तो फार्मूला मिलेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन कॉट थीटा 1 बाई 2 इंटू कॉट थीटा 2 बाई 2।
बच्चों एल का मतलब लॉग टू द बेस सी होता है। फिर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज डी क्यू बाई डी एल। तो मैंने आपको ये 3 फार्मूले सिखाए, आप इसको याद रखना, हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। बच्चों ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1 से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर द सेंटर ऑफ रिंग सेगमेंट ऑफ चार्ज। बच्चों ये रिंग का एक सेगमेंट है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कांस्टेंट है और इस रिंग सेगमेंट का रेडियस स्मॉल आर है। रिंग का सेंटर पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 को जब हम लोग टर्मिनल से ज्वाइन करते हैं तो टोटल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पॉइंट 2 is 5 radian. Now this is the angle bisector line 5 by 2, 5 by 2 and this is point 2. प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे +1 टेस्ट चार्ज पुट करूँ और हाइपोथेसिस लगा दूँ सेंटर ऑफ मास का, तो ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो इसी एंगल बाइसेक्टर लाइन पे कहीं यहाँ पे होगा। तो अगर उस हाइपोथेसिस को यहाँ पे कंसिडर करा जाए तो जो चार्ज यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज आएगा वहाँ पे अगर पूरे चार्ज को कंसंट्रेट करा दिया जाए तो उसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर लाइन आएगा, ऐसा आना चाहिए। डिराइव करने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। एट द सेंटर पॉइंट 2 द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 5/2, ये आएगा बच्चों फार्मूला। और डिराइव करने पर पॉइंट ओ पे जो पोटेंशियल आएगा लैम्डा 5 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा कांस्टेंट होगा, तो मैं पिछले एपिसोड में डेरिवेशन सिखाया था कि जब कांस्टेंट होता है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होती है। तो बच्चों इसकी एवरेज वैल्यू आएगी होल ऑफ द चार्ज अपॉन होल ऑफ द लेंथ। तो होल ऑफ द चार्ज को क्यू मान लिया जाए और इसका होल ऑफ द लेंथ को r5 लिखा जाए और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाए तो कैंसिल आउट होके बचेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। फिर से समझो, लैम्डा की वैल्यू आप लिखने जा रहे हो टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ r5, पुट करोगे कैंसिल होकर ये फार्मूला मिलेगा। फिर लैम्डा इज वॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज dq by dl otherwise q by l because lambda is constant. Now next heading is electric field and potential at a point on the axis of a ring of charge. बच्चों ये रिंग ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है एंड टोटल चार्ज क्यू है। इस रिंग का प्लेन स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है, इस रिंग का प्लेन स्क्रीन पर परपेंडिकुलर है। आधी रिंग बाहर है, आधी रिंग अंदर है और सेंटर तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में है। सेंटर पॉइंट तो स्क्रीन के प्लेन में है। इस रिंग का जो एक्सिस होगा उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन इस रिंग की एक्सिस है और एक्सिस पर स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज +1 रखोगे और सेंटर ऑफ मास की थ्योरी लगाओगे तो सेंटर ऑफ चार्ज पॉइंट ओ पे आएगा और उसकी वजह से +1 पे रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड अलॉन्ग द एक्सिस आएगा। इज इट? इसका रेडियस कैपिटल आर है और टोटल चार्ज क्यू है। बच्चों डिराइव करने पर पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ इतना आएगा। एट आर इक्वल्स आर एट द पॉइंट पी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स
1/4 pi epsilon naught QR upon capital R square plus small r square whole raised to the power 3/2 डायरेक्शन along OP मीन्स राइट वर्ड। अब बच्चों डिराइव करने पे पोटेंशियल आएगा पॉइंट टू पी पर 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये दो फार्मूले। फिर बच्चों इसकी एनालिसिस होगी, ग्राफ प्लॉटिंग होगा। तो एनालिसिस करके जब ग्राफ बनाया जाता है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू होता है और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाता है। सेंटर पे भी जीरो होता है, इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस करने पर पहले इंक्रीज होता है जीरो से, मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता है और इन्फिनिटी पे जाके फिर से जीरो हो जाता है। जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी लगाते हैं तो ये जो पीक वैल्यू है उसका जो करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आती है वो कैपिटल आर अंडर रूट 1/2 आती है। और जब स्मॉल आर की वैल्यू फार्मूले में रखेंगे तो ये मैक्स की वैल्यू अपने आप सॉल्व हो जाती है। प्यारे बच्चों इसमें तुम देखोगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैं फंक्शन एंड ग्राफ फिजिकल मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। एक ऐसा सेपरेशन पॉइंट जिसके बाईं तरफ ग्राफ कॉन्वेक्स दिखता है और दाहिनी तरफ ग्राफ कॉनकेव दिखता है और स्मूथ कर्व होता है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ कि इस वाले पॉइंट पर इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होता है। हम इन d2e/dr2 निकालो, उसको इक्वल टू जीरो करो, इसका करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करने पर बच्चों आता है वो कैपिटल आर अंडर रूट 3/2। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब स्मॉल आर की ये वैल्यू कैपिटल ई के फार्मूले में रखी जाएगी तो उसका करस्पॉन्डिंग ई डैश की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बच्चों ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ई मैक्स एक बार पूछा था, ई डैश एक बार पूछा था, एक बार इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो मैं इसकी पूरी एनालिसिस वॉल्यूम 2 में कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे रहा हूँ। वॉल्यूम 2 में मैं पूरी एनालिसिस डिराइव करके दिखाऊंगा, तो वॉल्यूम 2 का इंतज़ार करना होगा। फिर बच्चों में पोटेंशियल वाले फंक्शन पे आता हूँ। पोटेंशियल वाले फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से आता है। ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। बच्चों ये ग्राफ जो होता है कुछ दूर तक कॉन्वेक्स दिखता है, उसके बाद फिर ये कॉनकेव दिखता है। ऑब्वियसली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर v का सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, d2v/dr2 ज़ीरो होगा। जब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व करने पर आता है कैपिटल आर अंडर रूट 1/2। जब आर की वैल्यू v के फार्मूले में पुट किया जाएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग v डैश मिलेगा। बच्चों जब फार्मूले में स्मॉल आर को जीरो रखोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल v नॉट आएगा। गॉट इट? तो फार्मूले से ये वैल्यू निकाल लेना, इनका रेशियो कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है। ये दो ग्राफ जो हमने बना रखे हैं बच्चों वो इसी फार्मूले से बने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया गया है, पोटेंशियल के इस फार्मूले से पोटेंशियल का ग्राफ बनाया गया है। ग्राफिकल एनालिसिस में वॉल्यूम 2 में आपको दूंगा, अभी केवल आपको इंट्रोडक्टरी नॉलेज में दे रहा हूँ। बच्चों इन दोनों ग्राफ के बारे में जितना भी मैंने आपको समझाया उसको मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख रखा है कि पोटेंशियल फंक्शन वी आर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट आर ग्रेटर दैन जीरो। मतलब पॉजिटिव आर के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस भी है और हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है बच्चों, क्योंकि ये स्मूथ कर्व है। अगर किसी पॉइंट पे ये ग्राफ पॉइंटेड होता, नुकीला होता, तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन चूँकि ये स्मूथ कर्व है तो ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूअस तो आपको दिख ही रहा है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ई आर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट आर ग्रेटर दैन जीरो। आर की पॉजिटिव वैल्यू के लिए
ये भी ग्राफ आपको पूरा कंटिन्यूस दिख रहा होगा और स्मूथ कर्व होने की वजह से ये भी ग्राफ हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। ये मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है। फिर बच्चों नेक्स्ट हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क ऑफ चार्ज। बच्चों ये डिस्क ऑफ चार्ज है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ये चार्ज छोटे छोटे चार्ज से मिलकर ये डिस्क बनी है, बिल्कुल प्लेनर डिस्क है, रेडियस कैपिटल आर है, आधी डिस्क बाहर है, आधी डिस्क अंदर है, सेंटर स्क्रीन के प्लेन में है और इस डिस्क का प्लेन स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है बच्चों। तो डिस्क का एक्सिस उसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होएगा और स्क्रीन के प्लेन में होएगा। सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। मुझको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और पोटेंशियल चाहिए। माना गया है कि इसके हर पॉइंट पे सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है। सिग्मा को हम लोग बच्चों कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज dq बाई डी ए, कॉन्स्टेंट है। मैं आपको डेरिवेशन दे चुका हूँ कि जब ऐसी कोई डिफरेंशियल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होती है। एवरेज का मतलब बच्चों होल ऑफ द चार्ज क्यू एंड होल ऑफ द एरिया कैपिटल ए। सो डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू इक्वल सिग्मा इंटू ए। कैपिटल ए का मतलब डिस्क का पूरा एरिया, तो डिस्क का पूरा एरिया मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो डिस्क का टोटल चार्ज क्यू मिलेगा। हाँ मैं यहाँ पे अगर +1 रख दूँ, सेंटर ऑफ चार्ज की थ्योरी लगा दूँ तो पूरे चार्ज का सेंटर पॉइंट 2 होगा। अगर यहाँ पे पूरे चार्ज को कंसंट्रेट करा दूँ तो यहाँ पे +1 पे रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा। इससे मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में हेल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड अलॉन्ग द एक्सिस होगा और उसका फार्मूला जो डिराइव करने पर बच्चों मिलेगा एट द पॉइंट P एट R इक्वल्स R, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई कैपिटल R स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों डिराइव करने पर ये फार्मूला आता है। q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ से उठा लो, सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर यहाँ पे रख दो। कैंसिल होने में बच्चों यहाँ बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचता है और ये पूरा ब्रैकेट आएगा, डायरेक्शन अलॉन्ग OP होगा। इसी तरह से बच्चों जब आप पोटेंशियल डिराइव करोगे तो ये फार्मूला पूरा का पूरा आता है। I mean 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई कैपिटल R स्क्वायर अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r। q की वैल्यू यहाँ पे रख दो बच्चों, सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर, कैंसिल होके बचेगा इतना और ये पूरा ब्रैकेट। सेंटर पे निकालने के लिए r की वैल्यू 0 रखो, इस फार्मूले में r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, ये पूरा का पूरा बचेगा। इसको सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे। फिर पोटेंशियल के फार्मूले में बच्चों यहाँ पे r 0 रखो, यहाँ पे स्मॉल r 0 रखो, रूट के बाहर कैपिटल R आएगा, कैपिटल R इसको कटाएगा, सिंगल r बचेगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल इतना आएगा V0। तो ग्राफ में V0 और E0 बच्चों दिखाया हूँ और ग्राफ का पैटर्न वॉल्यूम 2 में एनालिसिस करके सिखाऊंगा। अभी आप ग्राफ का पैटर्न लर्न करके काम चलाओ। बच्चों डिस्क ऑफ चार्ज में इस तरह से ग्राफ आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है, कॉनकेव अपसाइड आता है। एनालिसिस करने पर ऐसे ही आता है, सेंटर पे मैक्सिमम आता है। पोटेंशियल का भी ग्राफ वैसे ही आता है बच्चों, डिक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम आता है। बच्चों इसमें मैंने कमेंट लिखा है, पोटेंशियल फंक्शन VR is continuous and differentiable at small r greater than 0. Electric field function ER is continuous and differentiable at small r greater than 0.
बच्चों ये स्मूथ कर्व है तो डिफरेंशिएबल हुआ, और ब्रोकन नहीं है तो कंटिन्यूअस हुआ। वही प्रॉपर्टी यहाँ भी दिख रही होगी कि ये दो ग्राफ इस तरह से आते हैं। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लाइन ऑफ चार्ज। बच्चों ये क्वेश्चन आपको रीडो में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेई मेन में पूछा हुआ है। ये फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, टोटल लेंथ एल, होल ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म। इसके राइट एंड से इसके एक्सिस पर स्मॉल ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। मुझको यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चाहिए। बच्चों कैलकुलस मेथड से डिराइव होगा। अगर यहाँ +1 पुट करूँ तो इस पूरी लाइन की वजह से रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइटवर्ड ही आएगा। दैट पॉइंट पे डिराइव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला आता है, डायरेक्शन राइटवर्ड्स। I mean 1/4 pi epsilon naught capital Q by L within bracket 1 by A minus 1 upon A plus L। पोटेंशियल बच्चों आएगा 1/4 pi epsilon naught Q by L log ln का मतलब log to the base C A plus L by A। बच्चों ये डिराइव्ड फार्मूला है, डेरिवेशन आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा। फार्मूले को लर्न कर लेना ताकि न्यूमेरिकल लगा सको। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ कट चार्ज बॉडी। इसका मीनिंग ये हुआ, ये बॉडी पहले पूरी तरह से सॉलिड थी और पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली ये बॉडी नॉन कंडक्टिंग ही होगी। पूरी तरह से चार्ज थी, सॉलिड थी, इसका सर्टेन पोर्शन कट किया गया और रिमूव कर दिया गया। बच्चों जब बॉडी का कन्फिग्रेशन चेंज होगा तो बाहर या अंदर या सरफेस पर किसी भी पॉइंट पी पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। माना कि अंदर एक रेफरेंस पॉइंट है जिसको से डिनोट किया हूँ, और ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आर्बिटरी डायरेक्शन दिखा रखा है थ्योरी पढ़ाने के लिए। बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू रिमेनिंग बॉडी। बच्चों काटने के बाद जो बची है उसको रिमेनिंग बॉडी कहोगे, तो रिमेनिंग बॉडी की वजह से यहाँ पर माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है और पोटेंशियल वी है। तो हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल में इस पे लगाऊंगा। बच्चों कॉन्सेप्ट ये होगा, कैट पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग बॉडी दैट इज वेक्टर ई is defined as E uncut minus E cut, and due to the remaining body net potential V is defined as V uncut minus V cut। बच्चों ये स्केलर है तो ये स्केलर डिफरेंस हुआ, ये वेक्टर है ये वेक्टर डिफरेंस हुआ। अब इनको डिफाइन करता हूँ, इसका मीनिंग बताता हूँ। E uncut means इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अनकट चार्ज बॉडी। अनकट जब वो कटी हुई नहीं थी। ई कट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कट पोर्शन ऑफ चार्ज बॉडी। बच्चों ये कट पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कट पोर्शन का मीनिंग समझो, ये है बेटा कट पोर्शन। अगर ये कट पोर्शन यहीं पे रखा होता, फेंका ना गया होता, इस कट पोर्शन की वजह से इसी पॉइंट पर अपना अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड होता, उसको ई कट वेक्टर बोलते हैं। और इसी कट पोर्शन की वजह से इसी पॉइंट पी पर अपना खुद का पोटेंशियल होता, उसको वी कट बोलते। वो मैं बता रहा हूँ बच्चों। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कट पोर्शन ऑफ चार्ज बॉडी। गॉट इट? मीनिंग ऑफ कट पोर्शन,
V uncut, electric potential at point P due to uncut charged body. V cut, electric potential at point P due to cut portion of charged body. Got it? तो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसको यूज करना सीखेंगे। इन चारों की वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पुट करी जाए तो नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। कॉन्सेप्ट सीखे रहो, मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। Then come to application parts. Case 1, due to finite line of charge। बच्चों finite line of charge में केस बनाओ। ये finite line of charge, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कांस्टेंट है, पॉइंट P परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सिचुएटेड है, in such a way that theta 1 is theta, theta 2 also theta, so this is isosceles, perpendicular distance is small r, so we should find electric field at point P। मैंने लिखा है E वेक्टर इक्वल्स ओनली EX वेक्टर। ऐसा क्यों लिखा है, एनालिसिस देखो। एट पॉइंट P थीटा 1 इक्वल्स थीटा 2 इक्वल्स थीटा, डायग्राम में देखा आपने। बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूले में था कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, तो यहाँ थीटा लिख दो, यहाँ भी थीटा लिख दो। नाउ दिस इज 2 कॉस थीटा, 2 से 4 को कट करो, कुछ ऐसा आएगा, इनटू कॉस थीटा। गॉट इट? सिमिलरली वाई कंपोनेंट रिपीटेड। फॉर्मूला था बच्चों साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, दोनों को थीटा लिख दो, डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो बच्चों दो कंपोनेंट में से ये वाला 0 हो गया, तो बचा खाली ये। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजल्टेंट बोलते हैं, तो कायदे से होना चाहिए EX वेक्टर प्लस EY वेक्टर, और EY वेक्टर 0 हो चुका है, तो E की वैल्यू खाली EX होगी, तो जो EX का डायरेक्शन होगा वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बच्चों इसीलिए मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा है वेक्टर E इक्वल्स EX। चूँकि EX वेक्टर राइटवर्ड होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड ही आएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो 0 हो चुका है। केस 2 देखो बच्चों, केस 2 में थीटा 1 90 है और थीटा 2 थीटा है। पहले डायग्राम समझ लो बच्चों, थीटा 1 देखो 90 है और थीटा 2 थीटा है। पॉइंट P लोअर टर्मिनल के सामने है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। वही दो फार्मूले यूज करो, EX और EY निकालो, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट निकालो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EX के साथ फाई बना रहा है, फाई की वैल्यू निकालो, फार्मूला यूज करो बच्चों। थीटा 1 90, थीटा 2 थीटा, नो डाउट this was your formula for EX, so put here 90, put here theta, you know cos 90 is 0, so you have EX equals this much, this was EY, theta 1 90, theta 2 theta, you know sin 91, so you have 1 minus sin theta, this will give you EY। Using parallelogram law, magnitude of resultant electric field should be under root EX square plus EY square, phi equals tan inverse EY upon EX। ये ट्रायंगल से निकालो बच्चों, अगर इस ट्रायंगल में tan phi लेते हो तो आएगा हाइट अपॉन बेस, हाइट आएगा मॉड EY, बेस आएगा मॉड EX, टेकिंग tan इनवर्स phi इक्वल्स tan इनवर्स EY अपॉन EX। गॉट इट? बच्चों ये सारे क्वेश्चन बड़े पॉपुलर हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, आप इसको छोड़ना नहीं, समझ लेना ठीक से। नाउ योर थर्ड केस, एट पॉइंट P थीटा 1 इज 90 एंड थीटा 2 इज 0। पहले डायग्राम देखो, लुक थीटा 1 इज 90, थीटा 2 इज 0। बच्चों इसका मतलब ये हुआ
कि लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी और उसको ज्वाइन करने के लिए जो लाइन बनाया हो ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। तो जब दो लाइन इन्फिनिटी पर मिलती है तो उनको ऑलमोस्ट पैरेलल माना जाता है, और जब ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे तो थीटा 2 टेंस टू 0 मानोगे और थीटा 1 यहाँ पे 90 होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर, लैम्डा इज कांस्टेंट। बच्चों एक्स और वाई फार्मूले से निकालो, फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालो, फिर ये वैल्यू 5 निकालो। सो कम टू द फार्मूला। यू नो here theta 1 90, theta 2 0, so cos 0 1, cos 90 0, so you have this much. Similarly, this was formula for EY, theta 1 90, theta 2 0, you know sin 0 0, sin 91, so you have EY this. Then you can visualize EX and EY both are exactly equal. Using parallelogram law, resultant electric field अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। बच्चों एक्स और ई वाई पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा, करके देख लेना। बच्चों आपने देखा कि एक्स और ई वाई दोनों बराबर है, तो फाई के इस फार्मूले में जब ये दोनों बराबर है तो रेशियो 1 आएगा और tan इनवर्स 1 45 डिग्री होता है, इसीलिए डायग्राम में 45 दिखाया हुआ है। देखो 45। केस 4, थीटा 1 0, थीटा 2 0 एट पॉइंट पी। डायग्राम देखो बच्चों, थीटा 1 0 कब होगा? जब ये लाइन ऑफ चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जब इसको इन्फिनिटी पर ले जाकर मिलाओगे ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी और एंगल बिटवीन 2 टेंस टू 0 होएगा। इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में इन्फिनिटी पर ले जाओगे, इसको इन्फिनिटी पर ले जाके ज्वाइन कराओगे तो ये भी दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। थीटा 2 भी ऑलमोस्ट 0 होएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर। बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता ये फुल इनफाइनाइट हो गया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? तो निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो थीटा 1 0, थीटा 2 0, cos 0 1, cos 0 1, 1 plus 1 2, 2 से 4 को काटो, then we have Vx equals lambda upon 2 pi epsilon naught r. Got it? Now use the formula Ey. Theta 1 0, theta 2 0, sin 0 0, sin 0 0, 0 minus 0, Ey equals 0। बच्चों दो में से एक कंपोनेंट 0 हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही कंपोनेंट के बराबर होगा। मीन सी वैक्टर इक्वल सी एक्स वैक्टर, और एक्स वैक्टर राइटवर्ड होता है, टी वैक्टर भी राइटवर्ड होएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। गॉट इट? तो दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों इतना आएगा। I mean net electric field at that point is rightward, magnitude equals lambda upon 2 pi epsilon naught r। डायग्राम देख लो। Then case 5, at the center point O phi equals pi by 2। जैसे रिंग सेगमेंट ऑफ चार्ज बच्चों, रिंग सेगमेंट ऑफ चार्ज given that phi equals pi by 2, डिग्री में 90 डिग्री हुआ। बच्चों जब ये पूरा एंगल 90 होगा तो इसको क्वार्टर रिंग बोल सकता हूँ। मैं पहले ही आपको फार्मूला सिखा चुका हूँ कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बाइसेक्टर लाइन के अलोंग होगा। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर लाइन बनाई है। आई मीन दिस इज 45 डिग्री, दिस वन ऑल्सो 45 डिग्री, रेडियस स्मॉल आर, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो डायरेक्शन सिखा चुका हूँ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन अपवर्ड आता है और इसके फार्मूले में फाई की जगह पे पाई बाई 2 रखना होगा। फार्मूला देखो,
रिंग सेगमेंट ऑफ चार्ज थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला सिखाया हूँ। फाई को π/2 रखोगे तो यहाँ मिलेगा π/4। सो पुट यार π/4, दिस इज 1/√2। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट दिस मच, λ/2√2 πε0r, डायरेक्शन अपवर्ड। बच्चों पोटेंशियल भी पूछा जाता है, तो ये फार्मूला मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फाई को रेडियन में लिखना पड़ेगा, डिग्री में मत लिखना, डिराइव करते वक्त इसको रेडियन में लिया गया है। तो रेडियन में ये π/2 होगा, पुट किया, कैंसिल होने के बाद इतना आएगा। सो बिकॉज ऑफ क्वार्टरिंग, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर O comes out λ/8 πε0, where lambda is linear charge density. Now case 6. At the center point O, now phi is pi. पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। बच्चों इस बार ये हाफ रिंग कही जाएगी। सेंटर पे बनने वाला एंगल फाई की वैल्यू पाई होगा, आई मीन 180 होगा। सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिमेट्री की वजह से एंगल बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग अपवर्ड ही आता है। रेडियस स्मॉल आर, स्मॉल आर। बच्चों ये रटा हुआ फार्मूला यूज़ करो, फाई को पाई लिखो, दिस गिव्स यू sin π/2, sin π/2 1 to get to electric field equals this, that is λ/2 πε0r। बच्चों पोटेंशियल का ये फार्मूला सिखाया हूँ, you put here pi, then after cancellation we have λ/4 πε0, where lambda is what? Linear charge density, is it? Now your next case is 7. At the center point O, now phi is 2 pi radian, means it should be complete ring। डायग्राम देखो बच्चों, ये कंप्लीट रिंग है, इसके हर पॉइंट पे लैम्डा कांस्टेंट है। सेंटर पॉइंट O पर टोटल एंगल जो रिंग बनाएगी दैट शुड बी फाई इक्वल्स 2 पाई रेडियन, रेडियस आर। बच्चों फार्मूला इस्तेमाल करो, जब यहाँ 2 पाई रखोगे यहाँ साइन पाई आएगा, और साइन पाई 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आएगा, बट पोटेंशियल स्केलर ये 0 नहीं आएगा। पोटेंशियल किस फार्मूले में, जब फाई को 2 पाई रखोगे कैंसिलेशन के बाद इतना बचेगा, और ये हुआ नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O, where lambda is linear charge density। बच्चों इतने फार्मूले बताने के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो वैसे तो आप 11th में पढ़े हुए हो, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। मैं तो इसके जो बेसिक्स हैं हल्का सा उसको रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। So we have two types of simple harmonic motion. First one is linear SHM, second one is angular SHM। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बच्चों इसमें कोई टेंशन नहीं, ये अपने नेचुरल लेंथ में है, नो टेंशन नो कॉम्प्रेशन। इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसको मीन पोजीशन कहोगे, और इसको राइटवर्ड पुल करके रिलीज करोगे तो टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जब कोई ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन पे होगा और फ्रिक्शन 0 होगा, एम्पलीट्यूड वेरी स्मॉल होगा, इस तरह के टू एंड फ्रो लीनियर ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर एसएचएम।
स्ट्रेट लाइन पर सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए, ऑसिलेट होना चाहिए, तभी वो लीनियर एसएचएम होगा। बच्चों एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, ये कोई पेंडुलम है, स्मॉल एल उसका इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। बच्चों ये इफेक्टिव लेंथ है। जब मोशन नहीं होगा तो पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन में होगा, तो इस वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन कहोगे। अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करा दो इक्वल टू थीटा और यहाँ पे रिलीज कर दो, तो ये छोटे से सर्कुलर आर्क पे, बच्चों स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेगा, ये सर्कुलर आर्क पे ऑसिलेट करेगा। तो सर्कुलर आर्क पे टू एंड फ्रो जो ऑसिलेशन होता है वो एंगुलर एसएचएम का बेस्ट एग्जांपल है। या तो स्टेशनरी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन होना चाहिए या सर्कुलर आर्क पे टू एंड फ्रो ऑसिलेशन होना चाहिए, तो ये एंगुलर एसएचएम कहलाता है। बच्चों मैकेनिज्म में पढ़ाता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लीनियर एसएचएम, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा एंगुलर एसएचएम का। तो पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया आपको देने जा रहा हूँ। लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल 0, where omega is 2 pi by capital T, that is 2 pi n. What is meaning of this omega? This is called a constant quantity for a particular type of SHM known as angular frequency. What is this in? Frequency of oscillation of the body. What is this capital T? Time period of oscillation of the body. What is this x double dot? बच्चों काइनेमेटिक्स में मैंने सिखाया x डबल डॉट का मतलब d2x by dt2, x का टाइम t के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव उसको x डबल डॉट लिखते हैं। इसको डिफाइन करते हैं लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। ये मैं वन डायमेंशनल मोशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो काइनेमेटिक्स भी अपडेट कर लेंगे मेरा वीडियो देखकर, और मेरी बुक तो ज़रूरी खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा हो कि आप बहुत फ़ायदे में हो, बहुत चालाकी में हो, लेकिन बिना बुक के आप प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आप बुक तो खरीद ही डालो। बच्चों इस फार्मूले में जो एक्स है ये वाला, एक्स को हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। बच्चों आपके मैथ टीचर पढ़ाएंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, तो मैथ में इसका वो डेरिवेशन बताएंगे, फिजिक्स में हम लोग रटवाते हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो आता है डिराइव करने पर एक्स इक्वल्स कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बच्चों कैपिटल ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर ऑसिलेशन, ओमेगा बता चुका हूँ, टी को इंस्टेंटेनियस टाइम कहते हैं, फाइव को कहते हैं इनिशियल एंगुलर फेज, कैपिटल ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ लीनियर ऑसिलेशन। इसे याद रखना, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करूंगा। अब जरा एंगुलर एसएचएम का देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम, ये है तुम्हारा सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये होता है थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स 0। अगेन ओमेगा इज 2 पाई बाई टी or 2 pi n. Same definition, omega is a constant for the given oscillation called angular frequency. N is frequency of oscillation of the body.
capital T is time period of oscillation of the body. Theta double dot is d2 theta by dt2 टाइम t के रिस्पेक्ट में थीटा का सेकेंड डेरिवेटिव. इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी. रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ते हो कि ऑसिलेटिंग बॉडी का ये एंगुलर एक्सीलरेशन है. सिमिलरली थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी. डायग्राम में थीटा दिखाया हूँ, आपने देखा होगा. फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, इसी के जैसा होगा. फर्क है कि x की जगह पे थीटा लिखा जाएगा, कैपिटल ए की जगह पे थीटा नॉट लिखा जाएगा, और ये जस का तस होगा. थीटा इक्वल्स थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. थीटा नॉट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड. एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बच्चों रेडियन में होगा, इसलिए इसको एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं. 5 सेम डेफिनेशन. सो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको काफ़ी फार्मूले और ग्राफ रिवाइज करवाए. आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट होके तुम फिर से रिवीजन करना, और रिवीजन के लिए बेस्ट मोड होगा कि बुक परचेज कर लो. वीडियो से रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लगेगा. रिवीजन करोगे, अगले टर्न से मैं अगले एपिसोड से न्यूमेरिकल कराने जा. अभी तक जितने फार्मूले ग्राफ पढ़ा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में अप्लाई करना सिखाऊंगा. और मेरे पास न्यूमेरिकल एग्जांपल्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है बच्चों. इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इरोडो के मिलेंगे, कुछ रेस्निक, हेलिडे एंड वॉकर के मिलेंगे, कुछ डॉक्टर एस वर्मा के मिलेंगे, कुछ जेई मेन के मिलेंगे, कुछ नीट यूजी के मिलेंगे, कुछ जेई एडवांस के भी मिल जाएंगे. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है. कुछ मेरे बनाए हुए भी क्वेश्चन हैं, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगले एपिसोड से. तो आप रियलाइज़ करोगे कि न्यूमेरिकल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा. अभी तक जो आपको डर लगता होगा, आपका डर निकल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ. तो आप मेरे कमिंग एपिसोड्स को मिस नहीं करना, बहुत ध्यान से उसको देखना और समझना, तुम्हें सीखने को बहुत मिलेगा. सो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, and wish you good night. See you again.